हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम यहाँ पे बात कर रहे थे उत्प्रेरण की, ठीक है। और उत्प्रेरण जो है ये चार प्रकार का होता था, मैंने आपको समझाया था। एक बताया था धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक है, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। एक बताया था मैंने आपको ऋणात्मक उत्प्रेरण, जो कि अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, मंद कर देते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोजनमुंड अभिक्रिया का, ठीक है। वैसे टेट्राथिलेट भी होता है जो पेट्रोल के अब स्फोटन को कम करता है, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे आगे बात करेंगे स्वतः उत्प्रेरण की। तो स्वतः उत्प्रेरण क्या होता है, ठीक है। स्वतः उत्प्रेरण, स्वतः उत्प्रेरण, ठीक है। इसके अंदर जो अभिक्रियाएं हैं, जो अभिकारक के वो स्वतः ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देते हैं और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं कि एस्टर CH3C डबल बॉन्ड OOC2H5, अगर हम यहाँ पे एस्टर का जल अपघटन करते हैं या इसको पानी में मिलाते हैं अम्लीय माध्यम में, तो ये स्वतः ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है और यहाँ पर एक बन जाता है एसिटिक अम्ल और दूसरा बन जाता है एथेनॉल, ठीक है। तो ये अभिक्रिया स्वतः उत्प्रेरण की। या फिर मैं आपको ऐसा कहूं कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीज आयन बनते हैं और मैग्नीज आयन स्वतः ही उत्प्रेरित होकर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। ये देखिए रिएक्शन हमारे सामने है, वो ये KMnO4 है, अम्लीय माध्यम है, तो हम यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं और ये 5 मोल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। तो ये अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके ये बनाते हैं K2SO4 प्लस MnSO4, ठीक है, प्लस 10CO2। तो ये Mn+2 जो आयन बनते हैं, ये Mn+2 आयन जो है अभिक्रिया को स्वतः उत्प्रेरित करके वेग को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी सी रिएक्शन है हमारे पास में 5 और 6, 5 10, ओके, 11, तो यहां पे 8H2, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी, ठीक है बेटा। चलो जी, अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब स्वतः उत्प्रेरण के बाद प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है? देखिए, आज हम भी किसी न किसी से प्रेरित होकर कुछ न कुछ काम करते हैं, है ना। जैसे हम ऐसा सोचते हैं कि यार APJ अब्दुल कलाम जैसे हम मिसाइल मैन बने, साइंटिस्ट बने, कुछ अच्छा सीखे, अच्छा सीखा, या हम लोग पड़ोस को देख के भी उत्प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन कंप्लीट होने पर दूसरी रिएक्शन उसके माध्यम से उत्प्रेरित हो जाती है, मतलब प्रथम अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है, ठीक है। तो हम इस तरह से यहाँ पे बात करेंगे। चौथा है मेरे पास, वो है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण के अंदर होता क्या है, ये देखिए, मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें उत्प्रेरक के रूप में कोई भी पदार्थ नहीं लिया जाता है, किंतु अभिक्रिया का वेग उसके साथ होने वाली दूसरी अभिक्रिया के प्रेरण से तीव्र हो जाता है। इस स्थिति को प्रेरित उत्प्रेरण कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये है सोडियम सल्फाइड, ठीक है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण होता है तो ये कन्वर्ट होता है सोडियम सल्फेट में, ओके है। लेकिन अगर है यहां पे सोडियम आर्सेनाइड, ये है सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब कि इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। अब ये अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन ये अभिक्रिया नहीं हो रही है, तो ये सोडियम जो सल्फाइड है ये इस अभिक्रिया को उत्प्रेरित करके सोडियम आर्सेनाइड जो है हमारे पास उसका ऑक्सीकरण कर देगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम ये यहां पे बात करते हैं तो ये सोडियम सल्फाइड है और यह है सोडियम आर्सेनाइड, ठीक है। सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड ये अभिक्रिया करते हैं वायु की उपस्थिति में, और वायु की उपस्थिति में अभिकृत करके ये बना लेते हैं एक तो सोडियम का सल्फेट और एक ये लीजिए आपके सामने
सोडियम का आर्सेनेट। तो अब इसमें यहां पे जो सोडियम सल्फाइड है ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, जो अभिक्रिया नहीं हो रही थी उसको कंप्लीट कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा परमाणु बम और हाइड्रोजन बम। परमाणु बम के विस्फोट से जो एनर्जी मिलती है उससे हाइड्रोजन बम एक्टिव होते हैं। तो जब तक एटम बम नहीं फटेगा तब तक हाइड्रोजन बम नहीं बनेगा। ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है बेटा, अब हम यहां पे बात करेंगे उत्प्रेरण के प्रकार। इसमें आपको एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है, उदाहरण के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बेटा, तो यहां पे है उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार, ठीक है। उत्प्रेरण यहां पे दो प्रकार का बेटा, एक तो समांगी और एक विषमांगी। समांगी क्या होता है पहले वो मैं आपको समझा देता हूं। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, ठोस ठोस हो, गैस गैस हो या द्रव द्रव हो, तो हम उसे बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, और यहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे पूरी केमिस्ट्री के अंदर इनके एग्जाम्पल ही है, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं यहाँ पे लेड समकक्ष विधि का। ठीक है, लेड समकक्ष विधि जिसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है बेटा। ठीक है, और ऑक्सीकरण होता है किसकी, NO गैस की उपस्थिति। देखो ये गैस है, ऑक्सीजन भी नो दैट गैस है, SO2 भी गैस है, और ये कन्वर्ट होती है किसमें, SO3 में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो जब दोनों की भौतिक अवस्था सेम होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, समांगी उत्प्रेरण। और मैं एग्जांपल दे सकता हूं आपको, सामने देखिए, यह है एस्टर। ठीक है, और अगर मैं यहां पे एस्टर का जल अपघटन करता हूं अम्लीय माध्यम में, और अम्लीय माध्यम के लिए हम क्या लेते हैं यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी लिक्विड है बेटा, ये भी लिक्विड है और ये भी लिक्विड है। फिजिकल स्टेट दोनों की सेम है। ठीक है, तो यहां पे ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है इसका, समांगी उत्प्रेरण का। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था समान होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। ठीक है, अब यहाँ पे समांगी उत्प्रेरण की मैकेनिज्म या क्रियाविधि की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक्चुअल में कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो अपने वेग से होती है, मंद हो या फास्ट हो, लेकिन जब वहां उत्प्रेरक आ जाता है तो वो फिक्स है कि उस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। ठीक है, अब वैसे नेगेटिव वाले भी होते हैं, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पे वो करते क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये उत्प्रेरक जो है ये क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, और सक्रियण ऊर्जा के मान कम होने के कारण रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमारे पास है अब हमारे पास है समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत। ठीक है, और फिर विषमांगी उत्प्रेरण की मैं यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, तो समांगी उत्प्रेरण में क्या होता है बेटा, सुनना ध्यान से। इसके अनुसार उत्प्रेरक के किसी एक अभिकारक के साथ माध्यमिक एवं मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, और माध्यमिक यौगिक जो है ये अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। सीधी सी कहानी है इसकी। ठीक है, अभिकारक A+B अभिक्रिया करते हैं किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये बन रहा है AB, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये A अभिक्रिया करेगा उत्प्रेरक से, तो यहां पे AX माध्यमिक यौगिक बनेगा, और ये माध्यमिक यौगिक जो है ये बनेगा माध्यमिक यौगिक, मध्यम वाला यौगिक बनेगा। ठीक है, माध्यमिक यौगिक वापस से इसको क्या करेगा बेटा, उत्पाद में परिवर्तित कर देगा। या मैं आपको समझाता हूं कि समांगी उत्प्रेरण के अंदर क्या होता है कि दोनों अभिक्रिया करके एक मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे एंजाइम अभिकारक संकुल बोलते हैं, और एंजाइम अभिकारक संकुल फिर वापस से टूट जाता है किसमें, उत्पाद के अंदर। ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता, हम बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, वो इंपॉर्टेंट है ना, किस तरह से हम यहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिर भी ये हमारे दिया हुआ है तो हम इसे आराम से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मैं बता रहा था ये बन गया माध्यमिक यौगिक, और ये माध्यमिक यौगिक फिर अभिक्रिया करेगा B से, और B से अभिक्रिया करके ये उत्पाद बना देगा, और ये अलग हो जाएगा X के फॉर्म में। ठीक है,
इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, है ना। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन के बारे में मैं आपसे यहाँ थोड़ा सा बात कर लेता हूं। माध्यमिक यौगिक सिद्धांत में क्या नहीं होता है वो देखिए, ये स्पष्टीकरण नहीं देता है किसका, विषमांगी उत्प्रेरण का। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष वो होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं। विष का की कोई क्रियाविधि नहीं है और इसमें सक्रिय केंद्रों का कोई महत्व नहीं है। चलो, मैंने कहा था इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो आएगा उसका इंपॉर्टेंट है विषमांगी उत्प्रेरण का, वो इंपॉर्टेंट है बेटा। विषमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की वो भौतिक अवस्था भिन्न होती है, तो हम इसे विषमांगी उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों की फिजिकल स्टेट जो है, भौतिक अवस्था है, वो क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल भी आपको दे देते हैं। यही वाला एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल, ये SO2 गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। लेकिन अगर हम यहाँ पे उत्प्रेरक ले लेते हैं सॉलिड, ये V2O5, अगर मैंने सॉलिड ले लिया है, ठीक है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये सॉलिड है। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया को बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरण वाली अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा एक कॉमन एग्जांपल है जो आप सब जानते हो, वो दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए बेटा, ये 1 मोल नाइट्रोजन, ये गैस है बेटा, 3 मोल हाइड्रोजन, ये भी गैस है बेटा। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया। लेकिन यहाँ पे आयरन या टंगस्टन होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये भी विषमांगी उत्प्रेरण का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी है। ओस्टवोल्ड प्रोसेस का नाम सुना होगा बेटा आपने। देखो, ये भी प्रोसेस आगे आएगा, ये प्रोसेस भी आगे आएगा, है ना। दोनों ही हमारे पास पी ब्लॉक में आने वाले हैं। ठीक है बेटा, ओस्टवोल्ड के अंदर भी अमोनिया और ऑक्सीजन, वो भी मैं बता देता हूं। ये अमोनिया, वी नो दैट गैस ही होती है बेटा तो, और ये ऑक्सीजन, दोनों पीटी प्लेटिनम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड NO का निर्माण करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बचा हुआ क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। बैलेंस करके हम इसको इजी वे में लिख देंगे 6H2O। तो अब आप देख लीजिए, ये सॉलिड है, ये गैस है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है, तो हम यहाँ पे उस अभिक्रिया को नाम देते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। ठीक है, तो ये रिएक्शन होगी विषमांगी उत्प्रेरण वाली। ठीक है बेटा, चलो जी, अब हम थोड़ी सी आगे की बात कर देते हैं, सिद्धांत की बात कर देते हैं। ठीक है, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिजीवन सिद्धांत। देखो, इसमें एक और एग्जांपल है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना। तो इसमें क्या होता है कि हम ये जो एल्कीन है, इसको पास करते हैं प्लेटिनम की जाली के ऊपर, तो एल्कीन गैस हो गए बेटा। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले। ठीक है, और इसको जब सॉलिड सरफेस पे हम पास करते हैं, तो वनस्पति तेल, वनस्पति घी या डालडा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत जो आपको समझना है, विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। देखो, अब हम यहां पे समझेंगे कि ये सरफेस है और सरफेस सरंध्र होगा, इसलिए मैंने बड़े बड़े रंध्र बना दिए आप लोगों के लिए। ठीक है, इन्हें बोलते हैं सक्रिय केंद्र। अभी लैंग्वेज के फॉर्म में मैं सारी चीजें समझाऊंगा। मतलब कि ठोस सतह का वह पार्ट, ठोस सतह का वह पार्ट जहां पर अभिकारक के अणु आकर चिपकते हैं या अधिशोषित होते हैं, उस सतह को बोलते हैं सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। तो ये क्या है बेटा, सक्रिय केंद्र। ठीक है, किसी पृष्ठ पर जितने ज्यादा एक्टिव सेंटर होंगे, सक्रिय केंद्र होंगे, अणु उतने ही ज्यादा उसी जगह आगे चिपकेंगे। अधिशोषण ज्यादा होगा, अधिशोषण ज्यादा होगा, पृष्ठ पर सांद्रता बढ़ेगी, सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट है छोटे छोटे, ये अभी 4-5 पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये चीजें आप यहाँ पे समझ लीजिए। ओके, अच्छा, अब एक चीज देखिए, जैसे ही अधिशोषण का अणु आता है,
मतलब अधिशोषक का अणु जब ठोस सरफेस के ऊपर आता है तो वो अपनी सारी एनर्जी पृष्ठ को दे देता है और पृष्ठ के साथ बंध बना लेता है और मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण करता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब भी हम यहाँ से हमारे क्षेत्र से या आउट ऑफ स्टेशन कहीं बाहर जाते हैं हमारे सिटी से, तो हम बाहर जाएंगे किसी काम से तो हम होटल में रुकेंगे, रूम लेंगे, है ना, और फिर अपना काम करके जो भी हमारा एजुकेशनल वर्क उसको कंप्लीट करके हम वापस आ जाएंगे। तो क्या हुआ, हम होटल में रुके कुछ समय के लिए, तो होटल के साथ हमने बॉन्डिंग हुई, ठीक है, तो मध्यवर्ती कुछ समय के लिए बना, फिर हमने होटल छोड़ दिया, हम हमारा काम करके वापस आ गए। ठीक है, कुछ इसी तरह का है एग्जाम्पल जो अभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, सक्रिय केंद्र होते हैं। कोई भी पृष्ठ जब सतह पर आता है तो अपनी सारी ऊर्जा वो पृष्ठ को दे देता है। आपको पता है तो उसकी एंट्रोपी का मान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि गैसीय अणु हैं, अव्यवस्थित ज्यादा होंगे और सरफेस पे आके स्थिर हो जाएंगे। ठीक है, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा दी जाएगी, तो एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है। ठीक है, अब सुनना बेटा ध्यान से, मैं यहाँ पे विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत समझा देता हूं। देखो, गैसीय पदार्थ ठोस उत्प्रेरक पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, और ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मुक्त संयोजकताएं, ठीक है, मुक्त संयोजकताएं होती हैं जिन्हें सक्रिय केंद्र कहते हैं। अभिकारक के अणु इन सक्रिय केंद्रों के साथ बंध बनाकर उत्प्रेरक पृष्ठ पर अधिशोषित हो जाते हैं। तो अभिकारक के अणु इनके साथ बंध बना लेंगे, है ना, और बंध बनाकर यहां पर क्या होगा, अधिशोषित हो जाएंगे, अधिशोषण हो जाएगा बेटा। ठीक है, अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित अणु उत्प्रेरक के साथ संकृत संकर का निर्माण करते हैं जो अपघटित होकर उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके पश्चात उत्प्रेरक सतह से विशोषित हो जाते हैं और इसे निम्न पॉइंट है। ठीक है, मैंने कहा छोड़ के आ जाते हैं, अब समझ लीजिए, ये है उत्प्रेरक पृष्ठ। ठीक है बेटा, जिस पर ये मुक्त संयोजकता है जो आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं उत्प्रेरक पृष्ठ। और ये है अभिकारक। क्या है बेटा, ये अभिकारक, और ये हमारा उत्प्रेरक पृष्ठ। ये अभिकारक के अणु इससे अटैच होंगे और अटैच होकर मध्यवर्ती यौगिक बनाएंगे, है ना, इससे अटैच होकर क्या बनाएंगे, मध्यवर्ती यौगिक। ये लो साहब, ये ए और बी इनकी मुक्त संयोजकताओं से अटैच हो गए हैं। ठीक है, और इस पृष्ठ ने इनको अधिशोषित किया है, तो अधिशोषण की घटना तो हो गई होगी, और इसे हम बोलते हैं मध्यवर्ती संकुल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मध्यवर्ती। ठीक है, अब कुछ समय पश्चात जब ऊर्जा का आदान प्रदान होगा या फिर ये इस पृष्ठ से संकुल बनाने के बाद ये इस पृष्ठ का टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, अभिक्रिया होगी, और अभिक्रिया के पश्चात ये पृष्ठ एज इट इज रहेगा और अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। पृष्ठ एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहां पे आके जुड़ते हैं इन्हें बोलते हैं एक्टिव सेंटर। अब ना, अब इसके जो पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूं। 5 पॉइंट है बेटा इसके, थोड़ा सा सुनना अच्छा लगेगा। उत्प्रेरक की सतह पर बार बार अधिशोषण और विशोषण की क्रिया होती है, इसलिए उत्प्रेरक की अल्प मात्रा क्रियाकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित करती है। बार बार चेंज होता है, आएंगे जाएंगे, तो एक्टिव केंद्रों की संख्या क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, विशोषण के पश्चात उत्प्रेरक की सतह अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, देखो पृष्ठ को कुछ नहीं होगा, सरफेस हमेशा वही रहेगा, अणु आएंगे और जाएंगे, पृष्ठ हमेशा अपरिवर्तित रहता है। ठीक है बेटा, ओके, अपरिवर्तित रहती है। अतः अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक के द्रव्यमान एवं संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभिकारक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर रासायनिक बंधुओं का निर्माण करते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी आपको समझाया, रासायनिक बंधुओं का निर्माण करते हैं जिससे मुक्त अधिशोषण ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा की पूर्ति कर देती है और अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न हो जाती है। उत्प्रेरक विष के अणु उत्प्रेरक के पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं पर दृढ़ता से अधिशोषित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अभिकारक के अणु अधिशोषित नहीं हो पाते हैं। मतलब जिन अणु पर एक बार जिस सतह पर अणु अधिशोषित हो गए, वापस इस पर दूसरे अणु अधिशोषित नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा, उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरक के पृष्ठ पर इस प्रकार अधिशोषित होते हैं कि उत्प्रेरक पृष्ठ पर सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए उत्प्रेरक की अधिशोषण क्षमता और क्रियाशीलता दोनों की बेटा यहाँ पे बढ़ जाती है।
तो ये पूरा सिद्धांत है अधिशोषण वाला। अगर ये स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है ना, तो आपको पूरा ही सिद्धांत समझ में आ जाता है कि साहब उष्मांगीय उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या है। पहले यहाँ पर ठोस पृष्ठ पर गैस के अणु आते हैं, अधिशोषित होते हैं, ठीक है। पृष्ठ सक्रिय होता है क्योंकि अधिशोषण और विशोषण होता रहता है। जो अणु पृष्ठ पर आकर जिस सतह पर चिपकते हैं उसे सक्रिय केंद्र बोलते हैं। सक्रिय केंद्रों की संख्या ज्यादा होने पर यहाँ पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, ठीक है। और सक्रिय केंद्रों से अभिकारक के अणु पृष्ठ पर चिपककर संकुल का निर्माण कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात अभिक्रिया द्वारा विशोषित उत्पाद के रूप में विशोषित भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिद्धांत है हमारे पास, जिसे हम बोलते हैं विषमांगीय उत्प्रेरण का सिद्धांत।